ठीक है, हमने पिछली क्लास में कैलकुलेट किया था कि अगर पार्टिकल जी से ए तक जाएगा तो व्हाट इज दैट हाइट, हमने कैलकुलेट किया था क्योंकि मैं T1 और T2 पता था, T1 T2 के टर्म में निकाला। तो अब बेटा एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड जो कि एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी, तो यू विल राइट डाउन नेट डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना आया, g T1 T2 अपॉन 2 एंड टाइम कितना लगा, g से a तक की बात करें कितना टाइम लगा, T1 अपॉन T1। तो T1 से T1 कैंसिल और कितना आ गया बेटा, हाफ g T2। ये हुआ एवरेज स्पीड, this is the average speed beta and average velocity for the motion g to a। g से a तक के मोशन के लिए जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी है वो है हाफ g t2। बोलो समझ आया, समझ आ गया बेटा? यस पर सर आपने कुछ और आंसर नहीं लिखाया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने क्वेश्चन कुछ और पूछा था। अब क्योंकि बात हो रही थी, हमने दोनों चीजें यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब g से a तक की बात हो रही, अब हम बात करेंगे g से b तक की। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोशन कहां से, g से b। मतलब ये गया यू और ये पलट करके वापस आया पॉइंट बी पर। तो जी से बी तक के लिए देखेंगे कैसे फाइंड आउट करना। अब जी से बी के लिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग होगी बेटा। क्यों अलग होगी, देखो ये पार्टिकल यहां से चलता हुआ गया, मैक्सिमम हाइट को कवर किया, फिर ये नीचे आया। यहां से चलता हुआ गया, मैक्सिमम हाइट कवर किया, फिर ये नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डिस्टेंस ज्यादा होगी, डिस्टेंस अलग होगी और डिस्प्लेसमेंट उतना ही है जितना पहले था। तो डिस्प्लेसमेंट तो नहीं बदला लेकिन डिस्टेंस बदल गया। अब डिस्टेंस कितना है ये बता सकते हो आप क्या, अगर मान लो मैंने बोला यहां से लेकर यहां तक का जो हाइट है वो है h डैश, ठीक है, वहां से वहां तक का हाइट कितना हो गया बेटा, h डैश हो गया। तो जो टोटल डिस्टेंस आएगा जी से बी के लिए, जो टोटल डिस्टेंस आएगा बेटा वो कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस आएगा h प्लस 2h डैश। बोलो सही लिखा है, ये पार्टिकल जो है यहाँ G से A तक गया h हो गया, फिर A से मैक्सिमम हाइट पर गया h डैश हो गया, फिर वापस B पर आया h डैश हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया h प्लस 2h डैश। बोलो समझ आया? यस सर। अगर ये समझ में आया तो जरा बताइएगा कि हम h डैश को कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। सर h की वैल्यू पुट करके। देखो बेटा, हमने आपको पिछली क्लास में मैक्सिमम हाइट निकलवाया था, याद है? आप h डैश निकालोगे मैक्सिमम हाइट माइनस h। अब याद है किसी को मैक्सिमम हाइट कितनी आई थी, व्हाट वाज द मैक्सिमम हाइट? याद है? पिछली क्लास में हमने h मैक्स निकलवाया था ना बेटा। It was g upon a। So G हाँ into T1 plus T2 whole square. बिल्कुल, g upon a T1 plus T2 होल स्क्वायर माइनस h कितना निकाला था बेटा, हाफ g T1 T2। तो ये कितना आ गया बेटा, h डैश आ गया हमारे पास g अपॉन a T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2 T1 T2 माइनस g अपॉन 2 T1 T2। तो यहाँ से कुछ कॉमन लेते हैं, कॉमन लेते हैं क्या, g अपॉन 8 को कॉमन लेते हैं बेटा, अंदर बचेगा T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2T1 T2 माइनस 4T1 T2। यही बचेगा बेटा अगर g अपॉन 8 को कॉमन ले लिया जाए तो। जहां ना समझ में आया तुम बोलना, ठीक है। अब ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया माइनस 2T1 T2, मतलब h डैश आ गया g अपॉन 8 T1 माइनस T2, T2 माइनस T1 लिखेंगे क्योंकि T2 बड़ा है T1 छोटा है, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज द h डैश। बोलो बेटा समझ है? यस सर। अब आपको क्या करना है, अब आपको पता लगाना है टोटल डिस्टेंस कितना है। तो जो टोटल डिस्टेंस आया बेटा वो कितना है, टोटल डिस्टेंस आया
स्मॉल h का मतलब हुआ g t1 t2 अपॉन 2 और ये हुआ बेटा g अपॉन a t2 माइनस t1 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से फिर से g अपॉन 2 को कॉमन ले लेते हैं और अंदर बच जाएगा कितना 4t1 4 क्यों बचेगा g अपॉन a कॉमन लेते हैं तो ठीक है 4t1 t2 प्लस t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर माइनस 2t1 t2 ये तो वही आ गया बेटा देखो टोटल हाइट टोटल डिस्टेंस जो ये कवर कर रहा है वो कितना आ गया बेटा अगेन ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा g अपॉन a t1 plus t2 whole square. This is the total distance covered by that particle. बोलो समझ आया? यस सर। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आप देख लेना, चेक कर लेना कहीं पर भी, ठीक है। अब ये टोटल डिस्टेंस पता चल गया तो स्पीड कैसे निकालते हैं बेटा, इसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, ठीक है। इसको टोटल टाइम से आप डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, टोटल टाइम है t2, एक सेकंड यहाँ पर एक गड़बड़ हुआ है, तो मैंने कहा था ना कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लेना, मैंने आंसर आपको 4t2 बताया था ना, डिनोमिनेटर में 4t2 है ना। गड़बड़ ये हुआ बेटा, टोटल डिस्टेंस ये हमने लिखा इसमें इनटू 2 भी करना था, 2h डैश है ना, 2h डैश इनटू 2 करना था, यहाँ g/4 कॉमन आएगा बेटा। जब g/4 कॉमन आएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2t1 t2 और ये माइनस 2t1 t2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर ना बन करके बल्कि ये क्या बनेगा, ये बनेगा g/4 t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। अब सही है, बोलो बेटा समझ आ रहा है बेटा? यस सर। तो बस अब एवरेज स्पीड के लिए क्या करना है, एवरेज स्पीड हो गया बेटा इसका g/4 t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर अपॉन t2, टोटल टाइम कितना लगा t, दैट वाज द आंसर। याद है बेटा, यही आंसर लिखवाया था सर। यस सर। क्या कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करोगे, एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट तो केवल स्मॉल h है, मतलब हाफ g t1 t2, तो उसको t2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, हाफ g t1 आ जाएगा, यस सर। ठीक है। सो दैट वाज द क्वेश्चन और आई होप दैट कि आपको समझ आ गई कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं जानबूझ करके न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं, आप कोई मना नहीं कर सकता क्योंकि मैंने खुद अपनी तरफ से डाल दिए कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो जितने मैक्सिमम सॉल्व कर पाओ उतने सॉल्व करो, अपनी प्रैक्टिस को अच्छी करो। अब हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट, एक दो क्वेश्चन मैंने बोला था और लेंगे तो एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, और फिर मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन की बात करते हैं। तो वेक्टर आप लोगों का पूरा हो गया, हर किसी ने पढ़ लिया वेक्टर, क्यों बेटा? यस सर। सबका वेक्टर पूरा हो गया, चलो इंक्लाइन प्लेन में रिजॉल्व करने की बातें होंगी तो वहां पर आपको वेक्टर की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। चलो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू का क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर कोई एक पॉइंट है बेटा ए, जो कि ग्राउंड से 80 मीटर की हाइट पर है, ठीक है। ये पॉइंट जो है वो ग्राउंड से 80 मीटर की हाइट पर है, 80 मीटर की हाइट पर एक पॉइंट है और हमने यहाँ से किसी एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है विद ए स्पीड 29.4 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है बेटा। हमने एक पार्टिकल लिया, उस पार्टिकल को ग्राउंड से 80 मीटर की हाइट से एक स्पीड 29.4 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। 5 सेकेंड के बाद, ठीक है, आफ्टर 5 सेकेंड एक दूसरा पार्टिकल था जो कि सेम हाइट से, एक दूसरा पार्टिकल था जिसको हमने सेम हाइट से ड्रॉप किया, ठीक है। इसको हमने यहां से ड्रॉप किया, ड्रॉप
आफ्टर 5 सेकेंड, ठीक है, उसी हाइट से। सबसे पहले तो एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड 29.4 मीटर पर सेकंड, फिर 5 सेकंड के बाद एक पार्टिकल को वहां से ड्रॉप किया गया, ठीक है। अब आपको ये बताना है, इसको हम थोड़ा और नीचे से ड्रॉप करते हैं, यहाँ से ना ड्रॉप करके इस पार्टिकल को थोड़ा और नीचे से ड्रॉप कर लेते हैं, नहीं तो सेम सेम क्वेश्चन हो जाएगा जैसे हमने पहले किया है। यहाँ से ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से इसको ड्रॉप किया है 5 सेकंड के बाद, ड्रॉप आफ्टर 5 सेकंड, और ये हाइट आपको गिवन है कुछ 34.3 मीटर, ठीक है। सिचुएशन समझ में आ गई। एक पार्टिकल को 80 मीटर की हाइट से पहले वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया है विद द स्पीड 29.4 मीटर पर सेकंड, फिर उसके 5 सेकंड के बाद एक दूसरे पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है, वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉप करेंगे बेटा, और वो जो है 34.3 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया है, ठीक है ना। अब आपको ये बताना है when and where one overtakes the other, ठीक है। एक जो है दूसरे को कब ओवरटेक करेगा, जी आपको लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड, जी आपको लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। यस। सब लोग शांत हो गए। अच्छा देखो बेटा, क्या बोला गया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बोला गया था एक पार्टिकल को 29.4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रोजेक्ट किया 80 मीटर की हाइट से, फिर बोला गया एक दूसरे पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है फ्रॉम द हाइट 45.7 मीटर आफ्टर 5 सेकंड्स, ठीक है बेटा। और पूछा गया दोनों कब मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो मान लो दोनों यहाँ पर कहीं, इधर बना रहा हूं मैं, दोनों यहाँ पर कहीं पर आकर के मीट करेंगे, ठीक है। और ये हाइट मान लो ग्राउंड से स्मॉल h हो गई, ठीक है, स्मॉल h की हाइट पर। जब दोनों सेम पोजीशन पर होंगे सेम टाइम पर, तभी ओवरटेकिंग होगी, तभी वो एक दूसरे को ओवरटेक कर सकते हैं, राइट, तभी एक दूसरे से मिल सकते हैं। तो हमने ये एज्यूम किया कि हमारे दोनों पार्टिकल जो है वो ग्राउंड से h हाइट पर हैं आफ्टर टाइम t, ठीक है। कितनी देर बाद बेटा, टाइम t के बाद। तो अगर हम यहाँ पर पहले पार्टिकल की बात करें जिसको हमने a से ड्रॉप किया 6.25 सेकंड्स, ओके, एक को जिसको हमने a से ड्रॉप किया बेटा, तो उसके लिए अगर हम यहाँ पर इक्वेशन लिखें, ठीक है, if we are going to write down the equation for that, what we will write, अब इस पार्टिकल के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, अगर ये हाइट h है तो ये हाइट कितना हुआ बेटा, ये हाइट हुआ 80 माइनस h, होगा क्या, होगा ना। Yes, sir. तो अब ये हो गया 80 माइनस h, तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया बेटा, इसने डिस्प्लेसमेंट लिया 80 माइनस h का, क्योंकि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के नीचे जा रहा है तो माइनस का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो माइनस का 80 माइनस h इज इक्वल्स टू कितनी वेलोसिटी से फेंका गया इसको, 29.4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अपवर्ड फेंका गया, मतलब वेलोसिटी इनिशियल क्या है बेटा, पॉजिटिव, तो 29.4 इनटू t, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया, ut हो गया, फिर हाफ gt स्क्वायर आता तो माइनस का हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि g तो हमेशा नीचे की तरफ लगता है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। बोलो ये इक्वेशन जो मैंने लिखी सबको समझ में आई क्या बेटा, मैंने सिर्फ साइन कन्वेंशन यूज किया, मैंने ये माना कि जमीन से h हाइट पर दोनों मिलने वाले हैं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 80 माइनस h, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ पोजीशन उसके नीचे है तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ, माइनस का 80 माइनस h हो गया। वेलोसिटी इनिशियल वर्टिकली अपवर्ड थी तो पॉजिटिव था बेटा 29.4, और g हमेशा नीचे एक्ट करता है तो माइनस हाफ gt स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द पार्टिकल a। सिमिलरली फॉर द पार्टिकल b, अगर हम b के लिए बात करेंगे तो अब b के लिए अगर आप देखोगे तो b के लिए क्या होगा, b के लिए आप क्या लिखोगे,
तो बी के लिए आप लिखोगे बी का डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो अब देखो बी कितनी हाइट पर था, 45.7 की हाइट पर था, और अगर ये दोनों यहाँ पर मीट कर रहे हैं तो बी का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा बेटा, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 45.7 माइनस एच। बोलो समझ आ रहा है? समझ आ रहा यस सर, ये जो सब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना है? हाँ सर, ये क्वेश्चन में हमने खुद से ज्यूम करनी है कहीं भी? हाँ बेटा, मतलब दोनों मिलेंगे, जिस जगह पर मिलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं, मतलब एक लेवल पर, सेम लेवल पर आएंगे, सेम टाइम पर, तभी मीट करेंगे, तभी ओवरटेक कर पाएंगे। गाड़ियों को ओवरटेक करती तो कैसे ओवरटेक करती है? अगर ओवरटेक, कोई गाड़ी पीछे जा रही कोई आगे जा रही, तो पीछे वाले को पहले उसके बराबर आना पड़ता है, उसी को तो बोलते हैं ना ओवरटेकिंग। ओवरटेकिंग के टाइम पर दोनों गाड़ियां एक दूसरे के अगल बगल होती है एक ही टाइम पर, वही सिचुएशन यहाँ पर भी आएगी। ठीक है, आपने कहाँ फेंका, कैसे फेंका, उससे मैटर नहीं करता है, बस क्या है कि दोनों एक ही पोजीशन पर एक ही टाइम पर होंगी, तभी ओवरटेकिंग हो पाएगी। तो हमने माना कि ग्राउंड से एच हाइट के ऊपर दोनों एक साथ पहुंच रहे हैं आफ्टर टाइम टी, और वो दोनों एक दूसरे से मीट कर रहे हैं। तो अब इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी 45.7 माइनस एच, तो माइनस का 45.7 माइनस एच इज इक्वल्स टू, अब बेटा इसको ड्रॉप किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 माइनस हाफ जी। अब इसके लिए टाइम कितना होगा, t माइनस 5 होगा। बोलो ये सही लिखा मैंने? इसके लिए टाइम कितना होगा बेटा, t माइनस 5। क्यों? क्योंकि इसको ड्रॉप किया गया था आफ्टर 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद इसको ड्रॉप किया गया था बेटा। तो अगर 5 सेकंड के बाद इसको ड्रॉप किया गया था तो इसके लिए जो टाइम ऑफ मोशन हो गया कितना हो गया, t माइनस 5। t सेकंड तक अगर a चला है तो b कितना चला है, t माइनस 5 सेकंड। बोलो समझ आया? Yes, sir. गुड। अब करना क्या है? एक बार रिपीट कर दीजिए सर, हाँ बिल्कुल। टाइम का। हाँ देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, यहाँ पर ये लिखा गया कि जो पार्टिकल बी है उसको 5 सेकंड के बाद ड्रॉप किया गया। ए को प्रोजेक्ट करने के 5 सेकंड के बाद बी को ड्रॉप किया गया। तो जो बी है, बी ने कितना टाइम लगाया होगा यहाँ पर पहुंचने के लिए, तो ऑब्वियसली जितना टाइम इसने लगाया उससे 5 सेकंड कम लगाना पड़ेगा इसको, तभी तो एक टाइम पर एक जगह आएगा, यस सर। है ना? तो इसलिए उसके लिए टाइम हो गया बेटा t माइनस 5। चलो अब क्या करना है, अब आप एक काम करो, इसमें से इसको माइनस कर दो। चलो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो और सॉल्व करो। तो आप लिखोगे -45.7 प्लस एच प्लस 80 माइनस एच इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस किया है बेटा, तो माइनस का हाफ जी टी माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 29.4 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा। बोलो बेटा सही लिखा है? सब्ट्रैक्ट करने के बाद यही आएगा, सही लिखा है? Yes, sir. सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका साइन बदल जाएगा ना, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे वाला तो अपनी साइन के साथ लिखा ही। अब यहाँ पर h से h हो गया कैंसिल, 80 में से 45.7 अगर आप माइनस करोगे बेटा, यू आर गोइंग टू गेट 34.3। तो ये 34.3 आ गया। इधर इसका होल स्क्वायर ओपन करो, माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर माइनस का 25g बाई 2 प्लस का 5 to the 10t 10gt बाई 2 माइनस का 29.4t प्लस का हाफ gt स्क्वायर, ये gt स्क्वायर कैंसिल। बोलो बेटा इतना समझ आया? यस सर। बस अब सॉल्व कर लो, यही से आपको आंसर मिल जाएगा कि कितनी देर बाद दोनों मिलने वाले हैं, वो टाइम मिल जाएगा जितनी देर बाद दोनों मिलेंगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अभी आपको मिलेगा 34.3 इज इक्वल्स टू माइनस का 25g, तो माइनस का 25 इंटू 9.8 बोला गया है आपको लेने के लिए अपॉन 2 प्लस का 5 इंटू 9.8 इंटू टी, ठीक है, माइनस का 29.4 उसके बाद है
माइनस का 29.4t। अब इसको सॉल्व कर लो, यहीं से आपको आंसर मिलेगा 34.3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कितना, अगर हम यहाँ से 9.8 कॉमन लेते हैं, हाँ हो जाएगा 9.8 यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर बचा -25/2 प्लस 5t माइनस 3t। अभी 9.34.3 अपॉन 9.8 इज इक्वल्स टू माइनस का 12.5 प्लस का 2t। अब ये 9.8 से 34.3 को अगर डिवाइड करेंगे कितना आएगा बेटा, थर्टी फोर पॉइंट थ्री को 9.8 से डिवाइड कर कितना आएगा, थ्री पॉइंट फाइव। कितना बेटा 3.5। यस सर। 3.5 इक्वल्स टू माइनस का 12.5 प्लस का 2t, इसको इधर ले आओगे तो हो जाएगा 16 इक्वल्स टू 2t और टाइम आ जाएगा 8 सेकंड। तो बेटा 8 सेकंड के बाद दोनों मिलेंगे। थोड़ा कंसेप्ट है, थोड़ी सी कैलकुलेशन भी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं, एम्स के लिए होते हैं और उधर नॉन मेडिकल के लिए एडवांस के लिए होता है। तो बहुत ही सिंपल सा है, अगर आपको समझ आया, बोलो ये सिचुएशन समझ में आई। और इसमें साइन कन्वेंशन हमारा काफी हेल्प करता है। अगर हम साइन कन्वेंशन को नहीं जानते तो हम इसको ब्रेक करने लग जाते हैं, यहाँ जाएगा फिर यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, राइट। तो आपको वाइजली यूज करना है कि कब हमें साइन कन्वेंशन यूज करना है और कब हमें ब्रेक करके सॉल्व करना है। आई होप दैट आपको ये बात समझ में आई। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो बेटा जल्दी से। बोलो बेटा, ये 8 सेकंड जो आया समझ आया? आरुषि बेटा चेक करना आपकी गलती कहाँ थी, ठीक है। बोलो बेटा समझ आ गया? यस सर। यस ठीक सर। है। अब आपसे ये भी पूछा गया था कि कहाँ पर मीट करेंगे, सिर्फ इतना नहीं पूछा गया था कि कब मीट करेंगे। कब तो आपने निकाल लिया कि प्रोजेक्शन के 8 सेकंड के बाद। ए को प्रोजेक्ट करने के 8 सेकंड, अब इसके देखो दो आंसर हो सकते हैं। दो आंसर कैसे हो सकते हैं? ये जो टाइम आपने निकाला ना, जब ये ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपने एक टाइम निकाला क्या, 8 सेकंड। ये 8 सेकंड किसके लिए? ये 8 सेकंड है ए के लिए। हो सकता है यहाँ पर ऑप्शन में दिया हो आफ्टर 3 सेकंड ड्रॉपिंग द बॉल बी, बॉल बी को ड्रॉप करने के 3 सेकंड के बाद, तो वो भी सही है। बॉल ए को प्रोजेक्ट करने के 8 सेकंड के बाद, या फिर आप बोल सकते हो बॉल बी को ड्रॉप करने के 3 सेकंड के बाद। दोनों बातें एक है क्योंकि इसको 5 सेकंड के बाद ड्रॉप किया गया, ठीक है। सर फॉर वाई नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ललित बेटा जब हम आपको साइन कन्वेंशन पढ़ा रहे थे तब आप थे क्लास में? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हम बेटा वहां पर लेते हैं, हाँ बिल्कुल। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को डिसाइड करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि पार्टिकल को प्रोजेक्ट कहाँ से किया है। हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है कहाँ से, पॉइंट ए से, तो यही हमारा हो गया रेफरेंस लाइन। अब इस रेफरेंस लाइन के ऊपर अगर पार्टिकल है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, और अगर नीचे है तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर पार्टिकल कहाँ है, नीचे, इसने नेगेटिव लिया। ये पॉइंट बी के लिए देखो, ये रेफरेंस लाइन हो गया। पार्टिकल को आपने ड्रॉप किया, कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उसके नीचे है, इसलिए नेगेटिव। आई बात समझ? ठीक है। अब चलो स्मॉल h की वैल्यू निकाल लो बेटा, जो कि बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से निकाल सकते हो। किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दो, मैं इसमें पुट कर देता हूं। तो माइनस का 45.7 माइनस का h इज इक्वल्स टू माइनस का हाफ इंटू 9.8। अब यहाँ पर 8 माइनस 5 का स्क्वायर करोगे बेटा 9 आएगा, और फिर आपको इसको सॉल्व कर लेना है। ये आ जाएगा h इज इक्वल्स टू 45.7 माइनस 45.7 माइनस ये कितना आएगा, जो भी आएगा 4.9 इंटू 9। इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 8 सेकंड के बाद ग्राउंड से इतनी हाइट पर दोनों मिलेंगे, दोनों मीट करेंगे। बोलो बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बेटा कहीं भी किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल देना, पूछ जरूर लेना, ठीक है। ये कोई टिपिकल चीजें नहीं है, हाँ थोड़ा सा टाइम ले सकता है, लग सकता है आपको समझने में, बट ये नहीं कि ये टिपिकल है, आपको आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए जो भी डाउट हो उसको क्लियर जरूर करते चलना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट और हम मोशन का ग्रेविटी पर ले रहे हैं, बाकी अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको सॉल्व करेंगे और कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपने कई बार किया भी होगा, शायद आपके सामने से गुजरा भी होगा। मान लो इसमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, अ बैलून स्टार्ट्स rising with a constant acceleration a, ठीक है। एक बैलून है बेटा, और वो बैलून क्या है, राइज करना शुरू होता है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, ठीक है ना। इसके बाद आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t नॉट, आफ्टर टाइम t नॉट, a packet is dropped, a packet is dropped from the balloon, from the balloon, ठीक है। आपसे ये पूछा गया है आफ्टर हाउ मच टाइम, या ऐसे लिख देते हैं, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फॉल ऑन ग्राउंड। इट मतलब बेटा पैकेट, पैकेट की बात कर रहा हूं मैं। तो एक बैलून है, वो ऊपर उठना स्टार्ट करता है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, और उसके टी नॉट टाइम के बाद एक पैकेट को ड्रॉप किया गया, तो वो जो पैकेट है वो जमीन पर आने में कितना टाइम लेगा। अब इसमें मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखी है, आप सॉल्व करिए और बताइए, इसी के टर्म में आंसर आएगा जो कुछ भी आपको यहाँ पर गिवन है। जी को जी ही लेना है अगर जरूरत पड़े तो। क्वेश्चन समझ आ गया बेटा। अब इसका आंसर आप मुझे टाइप करके नहीं बता सकते, तो जब आंसर आ जाए तो बोलना आ गया सर, फिर मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा और आप बताना आपका सही है। सर ग्राउंड से स्टार्ट हुआ राइज होना? हाँ, ग्राउंड से। इस सिचुएशन की बात हो रही है यहाँ पर, अगर आपको वो सिचुएशन अच्छे से आ गई, अच्छे समझ में आ गई, देन डेफिनेटली यू कैन फाइंड आउट व्हाटएवर आस्क्ड हियर। देखो सिचुएशन में आपको कैसे समझाता हूँ इसको। आपसे बोला गया कि एक बैलून है और उसने राइज करना स्टार्ट, ठीक है। तो मान लो ये ग्राउंड है और यहाँ से बैलून ने राइज करना स्टार्ट। अब राइज करना स्टार्ट करने का मतलब है कि बेटा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। स्टार्ट राइजिंग का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी 0 है, लेकिन ये एक्सेलरेशन a मीटर पर सेकंड स्क्वायर से राइज करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, a at नॉट अपॉन a t नॉट अपॉन g, ठीक है। देखते बेटा, चलो अब ये राइज करना स्टार्ट किया, ठीक है ना। अब ये टी नॉट टाइम के बाद कहां होगा बेटा, यहाँ होगा। ऑब्वियसली इसके पास कुछ एक एक्सेलरेशन है, तो टी नॉट टाइम के बाद एट टी नॉट इसके पास अपनी कुछ एक वेलोसिटी भी होगी जो हमें नहीं पता, और ये जमीन से कुछ हाइट पर भी है, मान लो वो स्मॉल हाइट h को। ये बैलून का बेटा राइज करना स्टार्ट कर रहा विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब यहाँ पर अगर आपको ए दिया गया है बेटा, तो मतलब ये जी वगैरह यहाँ पर आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल रखा है इट स्टार्ट्स राइजिंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो जो एक्सेलरेशन दिया है उसी को फॉलो करते हुए चलना है। ये राइज करते हुए यहाँ पर पहुंच गया, जहां पर इसकी वेलोसिटी v हो गई और हाइट कितना हो गया बेटा, h हो गया। अब यहाँ से हमने क्या किया, एक पैकेट को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर हमारे पास एक पैकेट है और इस पैकेट को हमने ड्रॉप किया, ठीक है ना। ये पैकेट यहाँ से ड्रॉप कर दिया गया। कब ड्रॉप किया बेटा, टी नॉट टाइम के बाद। तो आप में से कौन बताएगा कि ये जो पैकेट है जिस टाइम पे इसको ड्रॉप किया जाएगा उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या है? v होगी सर।
v होगी, बिल्कुल। जिस वेलोसिटी से बैलून ऊपर जा रहा है ना, उसी वेलोसिटी से ये पैकेट ड्रॉप होगा। ड्रॉप करने का मतलब यही नहीं होता हमेशा ड्रॉप करने कर दिया तो इनिशियल वेलोसिटी 0, नहीं। अगर आपने किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है तो उसकी वेलोसिटी वही होगी जो उस मूविंग ऑब्जेक्ट की, मतलब कितना होना चाहिए v। So we have to calculate the v and we have to calculate the h, and after that we can easily tell कि कितना टाइम लगेगा उसको जमीन पर आने में। तो सबसे पहले बेटा हम v निकालते हैं। तो v कैसे निकलेगा? What is the velocity? We will write down v is equals to u plus a t। तो v is equals to आगे बेटा u 0 हो गया a into t नॉट। तो जो वेलोसिटी है कितनी आगे बेटा a t नॉट। बोलो समझ आया? इसमें माइनस नहीं लगाया बेटा क्योंकि यहाँ पर g की बात नहीं हो रही है। g माइनस ए बेटा, हाँ बिल्कुल, ये यही चीज तो मैंने आपको बताया। यहाँ पर देखो क्या लिखा था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा था अ बैलून स्टार्ट राइजिंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। तो मतलब ये है कि g माइनस हुआ या g प्लस हुआ हमें उससे मतलब नहीं है। ओवरऑल उस बैलून को जो एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है वो a मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ओवरऑल, ठीक है ना। अपवर्ड डायरेक्शन में राइज करना स्टार्ट कर रहा मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन इसको मिला होगा। मान लो इसको अपवर्ड डायरेक्शन में x मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपने दिया तो ओवरऑल इसका होता है x माइनस जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, और इसी को a बोला गया क्वेश्चन। अगर बैलून यहाँ कहीं जमीन पर रखा होता और ये राइज करना स्टार्ट करता, आप इसको एक वर्टिकली अपवर्ड एक्सेलरेशन देते जिससे कि ये उठना शुरू करता। मतलब आप ये समझ लो फुटबॉल है और आपने किक कर दिया ऊपर की तरफ। जब आपने किक किया तो आपने फोर्स लगाया, उस फोर्स की वजह से उस फुटबॉल को एक एक्सेलरेशन मिला, इसकी वजह से वो ऊपर जा रहा है। तो जो नेट एक्सेलरेशन उस फुटबॉल पर एक्ट कर रहा है बेटा वो हो जाएगा जो एक्सेलरेशन आपने प्रोवाइड किया माइनस जी, ठीक है ना। तो वही जो आया रिजल्टेंट एक्सेलरेशन एंड दैट इज गिवन एज ए हियर इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया बैलून स्टार्ट राइजिंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। तो कैसे हुआ क्या हुआ वो अलग बात है, ठीक है। चलो ये हो गया v इक्वल्स टू a t। अब देखो बेटा कितनी हाइट है वो भी निकाल लेते हैं। h कैसे निकालेंगे? तो h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। यहाँ पर आप लिखोगे हाफ a t नॉट स्क्वायर। बोलो। अच्छा माइनस माइनस क्यों बेटा? माइनस क्यों? यश दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर मोशन इज स्टार्टिंग, ठीक है। अब ये वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हो रहा है, एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ लग रहा है, तो क्यों निगेटिव लेंगे बेटा? ये हमारा हो गया पॉइंट, है ना। ये हमारा पॉइंट या ओरिजिन जिसको आप बोल सकते हो। अब इस ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में सारी क्वांटिटीज हैं, एक्सेलरेशन भी, वेलोसिटी भी, डिस्प्लेसमेंट भी, सब कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में, सो इट विल बी पॉजिटिव ना। अच्छा आपने आंसर बताया क्या? आई एम सॉरी अगर आपने मुझे आंसर बताया तो वो अलग बात, ठीक है। चलो तो ये हो गया बेटा वेलोसिटी आफ्टर टाइम t नॉट एंड दिस इज द हाइट आफ्टर टाइम t नॉट। अब आपने इस पैकेट को यहां से ड्रॉप किया, सो नाउ व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस पैकेट? ऑब्वियसली इट इज a t नॉट। एंड हाउ मच डिस्प्लेसमेंट दिस पार्टिकल इज गोइंग टू कवर? ये पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? तो ऑब्वियसली h कितना माइनस h, क्योंकि पैकेट के लिए ओरिजिन ये है, पैकेट का मोशन यहां से स्टार्ट हुआ तो पैकेट की ओरिजिन ये है, तो पैकेट के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। नाउ पुट द वैल्यूज टू सॉल्व द टू गेट द आंसर। तो बेटा देखो अब अगर हम पैकेट की यहां पर बात करेंगे तो फॉर पैकेट, अगर हम यहां पर पैकेट की बात करेंगे तो वी कैन राइट, हम यहां पर लिख सकते हैं क्या? माइनस का हाफ a t नॉट स्क्वायर, ये हो गया बेटा डिस्प्लेसमेंट। माइनस का हाफ a t नॉट स्क्वायर, दिस द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। जितना उसको नीचे गिरना है इज इक्वल्स टू ut। तो u कितना हो गया बेटा? a t नॉट इंटू t, a t नॉट इंटू t, और माइनस का अब इस पैकेट के ऊपर g एक्ट करेगा क्योंकि अभी बैलून से बाहर आ गया है, तो हाफ g t स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन फॉर पैकेट। बोलो बेटा आगे समझ। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और gt को इधर ले आते हैं, तो gt स्क्वायर माइनस a t नॉट स्क्वायर माइनस a t नॉट सर स्क्वायर। टी नॉट के साथ एक और टी क्यों है? क्या बेटा? सर टी नॉट के साथ कौन सा t नॉट? ये वाला?
ये सब पर है, दूसरे इक्वल टू के ऊपर है सर, ए टी नॉट टी। अच्छा, ये है बेटा देखो वेलोसिटी u और ये है t, s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ a t स्क्वायर होता यस सर। है ना? तो gt स्क्वायर माइनस a t नॉट स्क्वायर, और इसको भी इधर ले आते हैं, a t नॉट स्क्वायर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छा वो आ ही गया है, 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये इधर आएगा माइनस का 2a t नॉट t इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा, ठीक है। हाफ t नॉट टाइम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, नहीं बेटा ये फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, क्योंकि ये फॉर्मूला तब लगता है जब एक्सेलरेशन 0 हो, यहाँ पर मोशन एक्सेलरेटेड है, तो आप यहाँ पर टाइम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी तो यूज नहीं कर पाओगे ना, सिंपली यही मेथड फॉलो करना है और ये आपको एक क्वाड्रेटिक मिल रहा है। नाउ अब आपको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। आई होप दैट आप सबको आता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है बेटा। अगर इसको कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो आपको ए की वैल्यू मिलेगी जी, बी की वैल्यू मिलेगी माइनस का 2a टी नॉट, और सी की वैल्यू मिलेगी माइनस का a टी नॉट स्क्वायर। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा तो टाइम आ जाएगा, कर लोगे? कर ही देता हूँ, एक लाइन और बचा है। किसी को कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बोल दो भाई, किसी को कहीं पर भी कोई दिक्कत हो रही हो इसमें तो बोल दो। देखो ये टिपिकल थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि इसमें मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होता आप आसानी से सॉल्व कर लेते। सिचुएशन आपको सब समझ में आ गई है। अब टी की वैल्यू आप लिखेंगे माइनस का बी, तो 2a टी नॉट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4g a टी नॉट स्क्वायर, 4ga टी नॉट स्क्वायर 4ac ओके अपॉन 2a अपॉन 2g। तो देखो बेटा यहाँ से क्या होगा, ये 2a टी नॉट तो रहेगा ही। अब टाइम जो है निगेटिव हो नहीं सकता है, इसलिए प्लस लेंगे, यहाँ पर माइनस वाला नेगलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या है, कितना आएगा 2, चलो कॉमन ही ले लेते हैं, 2a टी नॉट कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 प्लस, अब यहाँ से a कॉमन लिया हमने ना, तो ये हो जाएगा बेटा g अपॉन a अपॉन 2g, तो 2 कैंसिल हो गया और आपको फाइनली ये मिलेगा a टी नॉट अपॉन g के साथ साथ ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस g बाई a, दिस इज द टाइम बेटा। तो a टी नॉट g तक तो सही था सर, y नॉट एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। किस केस में बेटा, इस केस में जब बैलून राइज कर रहा है, आपसे बोला गया बैलून स्टार्ट राइजिंग विद एक्सेलरेशन a, तो राइज कर रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन का बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में, और अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में तो आप क्या लोगे पॉजिटिव। जब पैकेट की बात किया, देखो पैकेट में जी को निगेटिव लिया क्योंकि पैकेट पे सिर्फ जी लग रहा है नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ एक्सेलरेशन आ रहा है ऊपर की तरफ, है ना, इसलिए उसको पॉजिटिव लिया। ठीक है बेटा, तो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप दैट आपको समझ आ गया बेटा। ये सारे क्वेश्चन जो आज मैंने कराए ये थोड़े लेवल इनके अच्छे हैं ना, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप सिचुएशन को एनालाइज करते चलो। अभी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लोगे तो ये सब कुछ बढ़िया से हो जाएगा आपकी। फर्स्ट टाइम में दिक्कत होती मुझे पता है, बट केवल आपको इसकी सिचुएशन को एनालाइज करना और ये देखना है कि कैसे मैं पेशेंसली इसको सॉल्व कर रहा हूँ। जब आप ये कॉपी में सॉल्व करो, हो सकता है आपका 1 पेज 2 पेज वेस्ट हो जाए और आपको लगे आंसर नहीं आ रहा है, बट इससे आपको परेशान नहीं होना है, आपको करते रहना है, आपको समझते रहना है, गलती का। ठीक है, गॉट इट। और किसी को कोई डाउट इसमें बेटा? सर इन द टेस्ट ओनली लॉ ऑफ मोशन, हाँ बेटा टेस्ट में केवल लॉ ऑफ मोशन आएगा। चलो ठीक है, तो अब थोड़ा सा टाइम हमारे पास बचा ही होगा अभी। मेरे बाद आपकी क्लास होती है क्या? सर 3 o'clock होती है। अच्छा अभी तो नहीं है ना, कोई जल्दी तो नहीं है? अभी 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूँ क्या? यस सर।
तो ये तो मोशन में ग्रेविटी की बात होगी बेटा, बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके, मैंने आपको भेजा है, उसमें कई सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी होंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी होंगी, ऑब्जेक्टिव भी होगा, कई सारे टाइप्स के क्वेश्चन हैं वो सब जो आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो उससे आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने आपसे बोला था कि आज हम आपको मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन समझाएंगे। देखो इसमें ज्यादा कुछ बात नहीं है, सिंपल सी बात है, मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। इसको आज ही कर लेंगे, तुम्हारे लिए थोड़ा प्रॉफिटेबल रहेगा। कल हम ग्राफ्स करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है काइनेमेटिक्स में। ठीक है, मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन की बात करें बेटा, तो मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन में सबसे पहले इंक्लाइन प्लेन क्या होता है? तो कोई भी एक ऐसा सरफेस जो ग्राउंड से कुछ एंगल पर रेज होता है बेटा, कोई भी ऐसा सरफेस, जैसे ये वाला सरफेस हमारा हुआ ए बी, यहाँ पर ए बी एक इंक्लाइन प्लेन है, मान लो इसने ग्राउंड से थीटा एंगल पर ये इंक्लाइन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन में ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सीधे सीधे दे दिया जाता है। ठीक है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मतलब इन द मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ऐसे ही मिलेगा, ये एंगल आपको गिवन होगा थीटा। लेकिन कभी कभी इसको ऐसे दिया जाता है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन with inclination 1 in n। कभी कभी ऐसे लिखा होता है, अगर एंगल नहीं दिया होगा तब ऐसे लिखा होगा बेटा कि एक इंक्लाइन प्लेन है विद इंक्लिनेशन 1 in n। क्योंकि आप लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हो तो आपने इंक्लाइन प्लेन के बारे में काफी कुछ सुना भी होगा, शायद ये भी जानते हो इंक्लाइन प्लेन विद इंक्लिनेशन 1 in n। जानते हो इसको, सुना है इसके बारे में? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल मिलेगा, कभी ना कभी तो आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से डेली आ जाता है। इसका मतलब होता है बेटा, इसका मतलब होता है फॉर एवरी एन यूनिट डिस्टेंस ऑन इंक्लाइन प्लेन the height will raise by 1 unit। अभी अगर 1 in n दिया है तो, अगर 2 in n दिया गया तो 2 यूनिट, l in n दे दिया गया तो l यूनिट। मतलब क्या है बेटा, आप यहां से a से मूव किए और यहां तक आ गए ना, आप a से मूव करके पहुंच गए मान लीजिए c पॉइंट तक, तो ये जो हाइट कितनी रेज हो गई, अगर ये डिस्टेंस आपने n कवर किया है तो ये हाइट कितनी होगी 1, ये इसका मतलब होता है। अगर आप यहाँ a से पहुंच गए d पर और ये d तक आपने टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया कितना 2n, तो ये हाइट कितनी होगी बेटा 2, ये मतलब होता है इसका। तो आई होप दैट आपको समझ आया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बता ध्यान रखना इस बात को। ठीक है ना, बोलो समझ आया, आवाज आ सर रही एक है? बार ये रिपीट कर दो। हाँ, 1 in n का मतलब है if you will move n unit distance on inclined plane, n unit distance on inclined plane, then the height of incline will raise by 1। 1 in n का मतलब इंक्लाइन प्लेन पे n गए तो हाइट कितना रेज हुआ 1। जैसे यहाँ a से c तक गए, n यूनिट डिस्टेंस कवर किया तो हाइट कितना रेज होगा बेटा 1। जैसे मान लो मैं एग्जांपल क्वेश्चन में ऐसे दिया होता है इंक्लाइन 2 in 3 ऐसे दे दिया जाएगा। 2 in 3 का मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर आप इंक्लाइन प्लेन पर 3 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लोगे ना, यहाँ से चलना शुरू करोगे 3 मीटर तक, जमीन से कितनी हाइट पर पहुंचाओगे 2 मीटर की हाइट। अगर मैंने बोला एक इंक्लाइन प्लेन है वो है √3 in 2 ऐसे दिया हुआ है, तब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इंक्लाइन प्लेन पर 2 मीटर चले जाओगे तो हाइट कितना रेज हो जाएगा √3 रेज हो जाएगा, ये मतलब होता है। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। यस, तो अभी अगर ऐसा कभी मिल जाए क्वेश्चन में तो आप ये मत सोचना कि यार हमने तो एंगल दिया ही नहीं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इसका मतलब होता है, बस यही इतना याद रखना, बाकी इंक्लाइन पे। हाँ बेटा, सर 2 in 3 का मतलब सर 3 में सर 2 यूनिट पढ़ेंगे। हाँ 2 in 3 का मतलब जो बाद वाला होता है ना वो इंक्लाइन प्लेन की डिस्टेंस होती है, जो पहले लिखा होता है वो हाइट होता है। यस सर। ठीक है, तो अगर आप इंक्लाइन प्लेन पे 3 मीटर जाओगे तो कितना ऊपर उठ जाओगे 2। क्लियर? आई होप दैट आपको समझ आया। यस सर। तो अब देखो बेटा, इसी इंक्लाइन प्लेन पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये पॉइंट नोट कर लेना, ये आपके लॉ ऑफ मोशन में भी काम आएगा, वर्क एनर्जी पावर में, या फिर आगे चल के फ्रिक्शन वगैरह जब भी आप पढ़ोगे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आएगा ही आएगा।
इन फ्यूचर। तो वहां पर आपको परेशानी नहीं होना कि ये क्या क्या दे दिया हमने, ठीक है। अब देखो बेटा इस काइनेमेटिक इक्वेशन को इंक्लाइन प्लेन पे कैसे यूज करना है, जो हमारी काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं उसको हम इंक्लाइन प्लेन पे कैसे यूज करेंगे। तो कुछ एग्जांपल है, तो एग्जांपल भी आपको समझ आ जाएगा, ज्यादा कुछ इसमें नई बात नहीं है, बस आपके सामने से एक बार इक्वेशन गुजर जाए बस, बहुत ही आसान से हो। मान लो ये हमारे पास कोई एक इंक्लाइन प्लेन है बेटा, और इस इंक्लाइन प्लेन का जो लेंथ है वो आपको दिया गया एस, ए भी आपको दिया गया बेटा एस, स्मॉल एस मान लीजिए सी है, हाइट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ये आपको एस दे रहा है, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, सर मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है, मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ, ये लेक्चर भी आप प्लीज यूट्यूब पर डाल देना। हाँ बेटा यूट्यूब पर तो मैं डाल दूंगा, कोई बात नहीं है, काफी लोग वैसे भी जा चुके हैं, 6-7 लोग के साथ क्लास छोड़ चुके हैं, तो नहीं मैं अपलोड कर दूंगा बेटा, परेशान नहीं। अभी देखो क्या है, यहां से एक ऑब्जेक्ट को ना हमने क्या किया, ड्रॉप कर दिया बेटा, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग इसको छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, तो ये यहां से क्या होगा, स्लाइड करते हुए। अभी अभी आपने रोटेशन नहीं पढ़ा है, तो अभी अगर मैं जिसकी भी बात करूंगा कि ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे मूव कर रहा है, मूव करने का मतलब बेटा स्लाइड कर रहा है, रोल नहीं कर रहा है, रोलिंग इज द डिफरेंट थिंग, वो आप बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना, अभी नहीं पढ़ेंगे। तो अगर ये यहाँ से नीचे आ रहा है तो ये मत सोचना कि ये गोल गोल घूमते हुए आ रहा है, नहीं नहीं, ये स्लाइड कर रहा है, ठीक है ना, स्लाइड करते हुए नीचे आएगा, पॉइंट ए तक आएगा। अब आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल विल रीच एट दिस पॉइंट, जब पार्टिकल यहाँ पर पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटी क्या है। यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल व्हेन इट विल रीच टू द पॉइंट ए, कोई बताएगा। इसमें हाइट भी देनी पड़ेगी हमें, ए बी के साथ साथ आप हाइट भी लिख लो, क्योंकि एंगल हमने आपको नहीं दिया तो पूरा इंक्लिनेशन देना पड़ेगा। अब ये ए बी एस दिया है, बी सी एच दिया है बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकता था एच इन एस, ऐसे भी लिख सकता था, एच इन एस का मतलब हो गया एच इन एस, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। चलो बेटा जल्दी से बताओ कैसे करना है, देखो मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है, ठीक है। अभी जब ये पार्टिकल आना शुरू होगा नीचे, तो देखो जी हमेशा कहाँ लगता है बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसके ऊपर एक जी यहाँ पर लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड यहाँ पर जी लग रहा है बेटा, लेकिन क्योंकि अब इसका मोशन किधर हो रहा है, अब इसका मोशन हो रहा है इंक्लाइन प्लेन पे, तो अब आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग कितना है। तो अगर मैं यहाँ से, ये सब आपने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में समझा होगा, अगर मैं इसको इस तरह से रिजॉल्व कर दूं बेटा, तो आपको पता है जी अगर नीचे लग रहा है, इधर आएगा जी कॉस थीटा और इस तरफ आएगा जी साइन थीटा, बोलो सही लिखा है क्या, इसे समझाने की जरूरत है क्या। नो सर। नो सर। भाई अगर एक्सेलरेशन जी वर्टिकली डाउनवर्ड है तो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा जी cos थीटा और इंक्लाइन प्लेन के अलोंग आएगा जी sin थीटा। तो इस ये पार्टिकल हो गया और इसको ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 और यहाँ पहुंचा फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, वही निकालना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिया क्या गया, लेंथ दिया गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या दिया गया, लेंथ ए बी दिया हुआ है, तो बस आप क्या यूज करोगे, आप लिखोगे बी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 क्यू स्क्वायर प्लस 2as, इसी में लगाते बेटा फॉर्मूला अपना पुट करते हैं, तो u की वैल्यू है 0 और एक्सेलरेशन आ रहा है 2 into g sin थीटा into s। बोलो बेटा सही लिखा, कुछ नहीं किया, बस हमने एक्सेलरेशन को रिजॉल्व कर लिया, ये पता लगा कि एक्सेलरेशन इंक्लाइन प्लेन के अलोंग कितना है, ठीक है ना। तो अब ये क्या हुआ, va स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 into g, अब यहाँ sin थीटा तो हमें दिया नहीं है, हमें h और s दिया है, तो अगर ये थीटा है तो sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो आप इसको लिखोगे h upon s into s, s से s कैंसिल हो गया बेटा, कितनी वेलोसिटी आई, अंडर रूट 2g h, जब ये पॉइंट ए पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी होगी अंडर रूट 2gh। हाँ बेटा रिपीट कर रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन आपका कितना आया, g sin थीटा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, है ना। तो जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो आप ये वाली इक्वेशन लगाओगे, क्योंकि आपको टाइम की बजाय लेंथ पता है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट पता है कितना डिस्प्लेस होना है, तो हमने वही लगाया va स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस 2 एक्सेलरेशन हुआ g sin थीटा और डिस्प्लेसमेंट है s,
फिर sin थीटा हो गया h अपॉन s, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, s से s कैंसिल हो गया बेटा, √2gh। तो ये बिल्कुल वही सर, मास नहीं कंसीडर करेंगे बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट द काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी वगैरह मास पर डिपेंड करता ही नहीं है, तो व्हाई वी आर गोइंग टू कंसीडर दैट। हमें यहाँ पर सिर्फ एक्सेलरेशन से मतलब है। जब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ोगे, वहां पर फोर्स की एनालिसिस करोगे, तब जाकर के आएगा सर दिस इज द जनरल फॉर्मूला। बिल्कुल बेटा, वही मैं बोलने वाला था, जनरल फॉर्मूला है ये उसका। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आपने h हाइट से ड्रॉप कर दिया, तो जो भी जमीन पहुंचेगा वेलोसिटी क्या होगा, √2gh। यहाँ पर भी वैसे ही कुछ आ रहा है, इस इंक्लाइन प्लेन की हाइट पर डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो बेटा, वेलोसिटी तो वही आ रही है, लेकिन टाइम वो नहीं आएगा। वहां पर आपने टाइम कैलकुलेट किया था u/g करके, यहाँ पर ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पर टाइम कुछ और आएगा। सर प्लीज एक्सप्लेन ट्रायंगल फॉर्मूला व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 37 एंड 53। बस एक सेकंड देना बेटा, एक्सप्लेन कर देता। अब देखो बेटा, टाइम अगर इसमें आपसे टाइम पूछा गया होता तो टाइम कैसे निकालते आप? टाइम आप निकालते s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब s कितना है? s तो हमारा s ही है, ut हो गया 0 प्लस एक्सेलरेशन आ गया g sin थीटा इनटू t स्क्वायर। तो देखो कितना आ रहा है बेटा, t स्क्वायर इक्वल्स टू आ रहा है 2s अपॉन g sin थीटा, ठीक है ना। तो जो टाइम लगेगा बेटा इसको नीचे आने में, वो अलग होगा, वो जनरल फॉर्मूला नहीं होगा, √2s अपॉन g sin थीटा। तो टाइम अलग होगा बेटा। अगर आप वहां पर h अपॉन s रखोगे तो भी क्या होगा, 2s स्क्वायर अपॉन hg मिलेगा। तो वो टाइम बिल्कुल वो नहीं मिलेगा जो आपको पहले मिला है, ठीक है ना, क्लियर है। वेलोसिटी तो वही मिलेगी √2gh, लेकिन टाइम अलग लगेगा बेटा। बट स्टिल मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया कि जब आपको मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन मिलेगा तो आपको करना क्या है, आपको अपने एक्सेलरेशन को रिजॉल्व कर लेना, ठीक है ना। ये जो g cos थीटा है ना, ये केवल इसके वेट को बैलेंस करता है, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो ही नहीं रहा, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। g sin थीटा इसको नीचे ले आ रहा है, तो g sin थीटा इज द एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, एंड आफ्टर दैट यू कैन यूज योर काइनेमेटिक इक्वेशन जो कि आपने पढ़ी। गुड। अब बेटा देखो, ये 37 और 53 का क्या सीन है, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने इसको समझाया भी था। ये 37 और 53 का मतलब ये होता है कि एक कोई ऐसा ट्रायंगल बनाओ, कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ जिसके जो साइड्स के रेशियो है ना वो 3 4 5 हो। 3 4 5 मतलब हाइपोटेन्यूज 5 हो और ये दोनों 3 और 4। अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो 3 4 5 है बेटा, इन दैट केस ये जो छोटा है 3 मीटर मतलब क्या है, 3 इज द लेस देन 4, तो इसके सामने वाला एंगल 37 बनेगा हमेशा, और ये 4 के सामने वाला एंगल हमेशा 53 बनता है, ये 90 रहेगा, ठीक है ना। तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप लेते हो तो जो छोटी वाली साइड है, सबसे पहले तो रेशियो होना चाहिए 3 4 5 का, ठीक है ना। तो जो छोटा वाला हाइट होगा उसके सामने एंगल 37 आएगा, जो बड़ा वाला होगा उसके सामने एंगल 53 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। sin 37, तो sin क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हो बेटा, डायरेक्ट समझ आ गया। ठीक, तो ये इंक्लाइन प्लेन का है बेटा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका एक और क्वेश्चन ले लूंगा और फिर हम लोग ग्राफ पर डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन अभी आपको ज्यादा मिलेंगे नहीं कहीं पर, बट हो जाएगा कोई बात, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं आपको, और किसी को कोई डाउट हो आज की क्लास में तो पूछ सकता है।